क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, चैप्टर 3 कलेक्शन ऑफ डाटा। क्लास 2 हम चैप्टर 3 कवर कर रहे थे, कलेक्शन ऑफ डाटा, राइट। अभी तक क्लास 1 में हमने क्या पढ़ा था, कलेक्शन ऑफ डाटा किसे कहते हैं, राइट। रिगार्डिंग क्या क्या सोर्सेज हैं उसको डाटा को कलेक्ट करने के, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में इंटरनल डाटा बनता है और एक्सटर्नल सोर्सेज में हमने दो पढ़े थे, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। ये हमारे क्लास 1 के टॉपिक थे जो हमने कवर किए थे। आज जो कॉन्सेप्ट 1 हम क्लास 2 में कवर करने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट 1 हेडिंग डालिए, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। हम प्राइमरी डाटा को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे मेथड्स हैं, टोटल मैं आपको 6 मेथड्स पढ़ाऊंगा जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के। एक बार आपको मैं उनसे फैमिलियर करवा देता हूं, उनके नाम देख लेते हैं चार्ट में, राइट। तो हेडिंग डालिए मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, राइट। जो फर्स्ट आ रहा है आपके सामने दैट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो हमने फर्स्ट में क्या लिखा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, राइट। जो सेकंड है दैट इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। सेकंड में हमने क्या लिखा, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। थर्ड इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स। एंड फोर्थ इज टेलीफोनिक इंटरव्यूज, टेलीफोनिक इंटरव्यूज हो गया। उसके अलावा और क्या हो सकता है, फिफ्थ दैट इज मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड। नेक्स्ट क्या लिखा हमने, मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड। एंड लास्ट क्वेश्चनरी फिल्ड बाय द एन्यूमरेटर्स। जो एन्यूमरेटर्स होते हैं वो खुद क्वेश्चनरीज को फिल्ड करते हैं, वो भी एक मेथड हो सकता है प्राइम डाटा को कलेक्ट करने का। तो ये जो 6 मेथड्स हैं आपको स्क्रीन पे जो नजर आ रहे हैं, इन 6 मेथड्स को 1 बाय 1 हमने स्टडी करना है। क्या ये मेथड्स होते हैं, क्या इनकी मेरिट्स हैं, इनकी डीमेरिट्स हैं, वो भी हम साइड बाय साइड इनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट 1 हेडिंग डालिए डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन नाम खुद बता रहे हैं, देखो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मतलब आप पर्सनल खुद ब खुद जाके क्या कर रहे हो, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। एक तरह से क्या बन गया, पर्सनल इंटरव्यू। तो आप ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो पर्सनल इंटरव्यू। मतलब इस मेथड के अंदर जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो डाटा कलेक्ट करेगा बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब वो खुद जाएगा इंफॉर्मेंट के पास कि जहां से उसको इंफॉर्मेशन मिलनी है, या आप रिस्पोंडेंट भी कह सकते हो। वो उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा और कहेगा कि हमें ये इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग चाहिए, आप प्लीज इससे रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन दे दो। मतलब ऑन स्पॉट इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी, राइट। सो मतलब इन्वेस्टिगेटर को फील्ड पर उतरना पड़ेगा पर्सनली अगर रिस्पोंडेंट से कांटेक्ट करना है, और उनको कन्विंस भी करना पड़ेगा कि वो इंफॉर्मेशन दे दे रिगार्डिंग जो भी उसकी स्टडी है, जिसके रिगार्डिंग वो इंफॉर्मेशन चाहता है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे होते हैं, पूछते हैं डोरबेल बजी, हाँ जी क्या किससे मिलना है, वो कहते हैं सर हम सर्वे कर रहे थे, इंफॉर्मेशन चाहिए थी। वो कहते हैं अवेलेबल नहीं है, सॉरी, वहीं पर ही गेट बंद, राइट। और क्या तो रिस्पॉन्स ही नहीं देते कुछ। सो कन्विंस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर, किसके लिए, इन्वेस्टिगेटर के लिए, ताकि वो रिस्पोंडेंट से आंसर्स ले सके। अब जो इन्वेस्टिगेटर है या फिर मैं कहूं जो इंटरव्यूअर है, उसके पास अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी स्टडी को प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए। अगर एंट्री मिल गई गेट के अंदर, आइए बैठिए चाय पानी पीजिए, तो वो प्रॉपर क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। बिकॉज जिसने एंट्री दी होगी डेफिनेटली उसके लिए कोई ना कोई रेलिवेंट होगा, कुछ ना कुछ, ठीक है। या तो फिर विले इंसान भी हो सकते हैं कुछ, चलो भी टाइम पास करने के लिए कोई तो आया घर पे बातचीत करने के लिए। सो इन्वेस्टिगेटर के पास क्या है, पूरी अपॉर्चुनिटी है अपनी स्टडी को एक्सप्लेन करने के लिए, और साथ ही साथ वो रिस्पोंडेंट से क्या कर सकता है, आंसर्स ले सकता है। अगर उन रिस्पोंडेंट्स की कोई क्वेरी वगैरह आती है, कोई क्वेश्चंस आते हैं ऑन स्पॉट, तो उनके वो आंसर्स भी दे सकते हैं। अब जो आंसर्स दे रहे हैं रिस्पोंडेंट, वो इंटरव्यूअर को अगर सफिशिएंट लगे तो ठीक है, बट अगर इंटरव्यूअर चाहता है कि वो उस आंसर्स को थोड़ा सा एक्सपेंड करे, तो उसके लिए भी वो रिक्वेस्ट कर सकता है रिस्पोंडेंट से कि आप इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो आप हमें दे रहे हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लग रही है मेरे स्टडी के लिए, तो आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके इसको थोड़ा सा डिटेल में जरा बताइए। जब वो डिटेल में बताएगा, साइड बाय साइड हमें उसके विजुअल रिएक्शंस, जैसे वो समझा रहा है, उसका फेशियल रिएक्शन, उसका जो वर्बल रिएक्शन होगा, विजुअल रिएक्शन होगा, वो सब कुछ हमें देखने को मिलेगा, जो कि एक सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन की तरह काम कर सकता है, राइट। जहां तक कि मुझे बात है, एक बार हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी की तरफ से कोई आया था बंदा। एक्चुअली वो जिस के रिगार्डिंग वो इंक्वायरी कर रहे थे वो था सॉप के, बाथिंग सॉप को लेके, राइट। जो भी बाथिंग सॉप लोग यूज कर रहे हैं लोग दिल्ली में, जैसे कि हम जो यूज करते हैं डेट इज ऑफ फियामा, या फिर ज्यादातर यूज करते हैं डव, बिकॉज वो हम समझते थोड़ा सा सोपी सा है, राइट, क्रीमिश सा आ जाता है, तो वो बेटर यूज लगता है। कहीं वैसे घर में देखा है तो लक्स यूज होता है।
सो उसने हमसे क्वेश्चंस पूछे, आप पहले कौन सा यूज करते हो, क्या क्वालिटी आप उसमें देखते हो, आपने क्या हमारा ये वाला जो बाथिंग सोप है क्या कभी आपने यूज किया है। सो एचयूएल ने क्या किया था, एचयूएल इज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। सो एचयूएल ने क्या किया, कुछ इन्वेस्टिगेटर्स सेलेक्ट किए जो कि दिल्ली में जाके हर जगह अप्रोच कर रहे थे लोगों को, और जो भी उनका लिए नेसेसरी डाटा था वो कलेक्ट कर रहे थे, राइट। सो बहुत जरूरी हो जाता है इस केस में इन्वेस्टिगेटर को खुद ब खुद जाके घर में जाके मतलब पूरी कीन ऑब्जर्वेशन रखना कि वो जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी डिटेल्स निकलवा ले। उसके लिए उनको बहुत पोलाइट होना पड़ता है, वो बहुत ही जी सर यस सर करके बहुत ही होते हैं, मतलब एक तो कर्टियस तो होना ही होना है, पोलाइट भी होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ स्किल्स होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन कैसे निकालनी है, टैक्टफुल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए जो इनको चाहिए इन्फॉर्मेशन, वो ये नहीं कि घुमा घुमा के बात कर रहे हैं। एक्यूरेसी होनी चाहिए, न्यूट्रल मतलब ज़्यादा भी ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हैवी हो और कुछ भी ना आता हो, ऐसा भी ना हो, बिकॉज हमारे यहाँ एवरेज लोग मिलते हैं। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश में नहीं आता होगा, बहुत लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे सिर्फ आप हमसे इंग्लिश में बात करिए। सो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। क्लियर? चलिए, तो मैं आपको इसमें मेथड में आपको लिखवा देता हूँ क्या क्या लिख रहे हैं हम इसके अंदर। पर्सनल इंटरव्यू, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, फिर इसके बाद इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ेंगे। मेथड समझ में आ गया, इस मेथड में होता क्या, लिखिए। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स डाटा by having direct contact with the informant and conducts on the spot inquiry, right? On the spot inquiry conduct करेगा। That means investigator goes to the field personally, contact the respondents and convince them in giving the information under study, right? जो भी information होगी उसको जो चाहिए वो उससे निकलवा लेगा। Done? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, द इन्वेस्टिगेटर हैज द अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्लेनिंग द स्टडी एंड आंसरिंग एनी क्वेरी ऑफ द रिस्पोंडेंट। अगर कोई रिस्पोंडेंट की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, उसको भी आंसर करने को उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और साथ ही साथ वो उसको रिक्वेस्ट भी कर सकता है, ये भी लाइन लिखवा देता हूं, एक्सपेंड करने के लिए अगर कोई आंसर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लगती है तो लिखिए। The interviewer can request the respondent to expand on answers that are particularly important. जो particularly important है उनको expand करने के लिए बोल सकता है। सबको तो नहीं बोलेगा obviously, because वो भी बोर हो जाएगा, वो कहेगा उठ भाई जहां से आए तो निकल, right? चलिए आगे लिखिए। The visual reactions of the respondents can provide supplementary information. अगर कोई visual, जो भी उसको visual reactions मिलेंगे वो एज अ supplementary information की तरह काम करेगी। आप लिखना चाहते हो तो आप एग्जाम्पल में वही HUL वाला लिख सकते हो। If they wishes to conduct, HUL wishes to conduct a statistical inquiry regarding bathing soap used by people in Delhi, right? उसके लिए उन्होंने क्या करना पड़ेगा? For this, HUL will select some investigators who will approach the people of Delhi and collect the necessary data. And for this, investigator has a keen sense of observation. उसके पास एक keen sense of observation होनी चाहिए. He must be polite, courteous, skillful, tactful, accurate and neutral, right? चलिए, तो ये तो क्वालिटी हो गई, हमने किसकी बता दी, इन्वेस्टिगेटर की, अगर उसको इस मेथड के थ्रू कलेक्ट करना है। ओके, तो अब सबसे पहले मेरिट और डिमेरिट पढ़ने से पहले हम इसकी सूटेबिलिटी पढ़ेंगे कि कहां कहां ये मेथड बेस्ट सूटेबल रह सकता है, क्योंकि जो 6 मेथड्स हैं वो जरूरी नहीं है हर केस में सूटेबल रहे। कोई केस हो सकता है आप सेकंड मेथड को चूज करो, किसी केस में आप फोर्थ को, किसी केस में आप इसी फर्स्ट वाले को चूज करो। तो कहां ये मेथड आपके लिए बेस्ट सुटेबल रहेगा चूज करना। तो हेडिंग डालिए इसके अंदर, सुटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड। ओके, जब आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तब आप इस मेथड की तरफ जाओगे। जब आपका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड है, आपको एक छोटे से एरिया को कवर करना है, जहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी वो छोटा सा एरिया, बेस्ट है मेथड, चूज कर लो। जब नेचर ऑफ इंक्वायरी जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप रिवील नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते ऐसे ही ओपनली, इसलिए बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए आप खुद ब खुद जाके क्या करना पड़ेगा, इंक्वायरी करनी पड़ेगी। बेस्ट मेथड, राइट। और क्या हो सकता है, जब आपको बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, जब आपको बहुत ही ज्यादा डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, तो फिर आप इस मेथड की तरफ जाओगे। या फिर जो इंपॉर्टेंस है वो आप ओरिजिनलिटी को देना चाहते हो, आप खुद ब खुद जाके कलेक्ट करना चाहते हो, प्राइमरी डाटा लेना चाहते हो, सेकेंडरी डाटा आपको नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंस आपने ओरिजिनलिटी को देनी है,
तो आप इस मेथड की तरफ जाएंगे, राइट, बिकॉज ये जो मेथड है ये आपको बहुत ही सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स देने वाला है। हालांकि जो इसका स्कोप होता है वो बहुत नैरो होता है और इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो फुली डिपेंडेबल होता है और अनबायस्ड होता है, राइट, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। चलिए आगे मैं इसके पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, क्या क्या लिखे हमने। फर्स्ट लिखे व्हेन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हैज टू बी कलेक्टेड, जब आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, राइट। सेकंड लिखिए व्हेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड। थर्ड व्हेन नेचर ऑफ इंक्वायरी इज कॉन्फिडेंशियल, बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल। फोर्थ व्हेन मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नीडेड, जब डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बहुत ज्यादा चाहिए। एंड लास्ट व्हेन इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द ओरिजिनलिटी, राइट, डन। तो ये 5 सुटेबिलिटी है। जब ये 5 केस होंगे तब आप इस मेथड की तरफ जंप करोगे। चलिए अब आते हैं मेरिट्स की तरफ। मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट मेरिट तो यही आ गई नाम से, दैट इज ओरिजिनलिटी। जो आपने डाटा कलेक्ट किया है वो बिल्कुल ओरिजिनल है करेक्टर में, राइट। तो लिखा हमने फर्स्ट ओरिजिनलिटी, लिखिए इसके अंदर द डाटा कलेक्टेड इज ओरिजिनल इन करेक्टर, राइट। सेकेंड इज ओरिजिनल है तो क्या होगा, रिलायबल होगा, एक्यूरेट होगा, बिल्कुल, राइट। सो लिखा हमने सेकेंड रिलायबल एंड एक्यूरेट, बिकॉज ये जो मेथड है ये आपको बिल्कुल ऑथेंटिसिटी देता है कि हाँ ये बिल्कुल 100% करेक्ट होगा, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो कि किसने ऑब्टेन करी है, इन्वेस्टिगेटर ने खुद ने। इन्वेस्टिगेटर खुद ने जाके इन्वेस्टिगेट किया है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, इसलिए वो बहुत ज्यादा रिलाय करेगा इसके ऊपर। लिखिए दिस मेथड फैसिलिटेट्स collection of authentic and reliable information. The first-hand information obtained by the investigator himself is bound to be more reliable and accurate. Done? Okay, so third पे आते हैं, flexibility. Okay, जो ये मेथड है ये बिल्कुल ही इलास्टिक है, फेयरली इलास्टिक। इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टिगेटर जब मर्जी चाहे, जैसे मर्जी क्वेश्चन चाहे, उनको वो चेंज कर सकता है, वेरी कर सकता है। अगर कोई क्वेश्चन से जो हमारा रिस्पोंडेंट है वो चाहता है कि मैं इसका आंसर नहीं देना चाहता, तो ठीक है सर, हम दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हमारे पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, मैं चेंज कर सकता हूँ। बिकॉज वही बात हो गई, उसको ऑब्जर्व करना, कीन ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि क्या इंफॉर्मेशन रिस्पोंडेंट दे सकता है और कौन से मेरे लिए रेलिवेंट हो सकती है, मैं कौन सी इंफॉर्मेशन निकलवा सकता हूँ, किस तरीके से निकलवा सकता हूँ, राइट। सो उसको अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी अपनी सिचुएशन के लिए वो उसके अकॉर्डिंग निकलवाएगा, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी लिखिए इसके अंदर। दिस मेथड इज फेयरली इलास्टिक as the investigator can vary the nature of questions and seek different kinds of information according to the need of the situation, right? जैसे सिचुएशन की नीड हो। और क्या क्या लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि सारी सारी आपको याद रखनी, आप मेन इनकी हेडिंग्स याद रखिए, क्या क्या हो सकता है। एक्सप्लेनेशन आप खुद ब खुद लिख लोगे डेफिनेटली, बिकॉज जब एक बार मेथड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपको ये पॉइंट्स लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, राइट। ओके, सो फोर्थ देखते हैं यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब सेम, जो भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्शन करोगे जहां से मर्जी करो, यूनिफॉर्मिटी रहेगी, बिकॉज आपने क्या किया है, खुद जाके कलेक्ट किया है, एक छोटे से एरिया में जाके कलेक्ट किया है। सो सबने जो इन्फॉर्मेशन दी होगी उसमें कहीं ना कुछ मिलता जुलता होगा, मैक्सिमम चीजें, तो यूनिफॉर्मिटी मिलेगी। सो इट प्रोवाइड्स यूनिफॉर्मिटी इन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डन। ओके, सो फिफ्थ पर आते हैं, अदर इंफॉर्मेशन। कुछ अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो चाहिए आपको, वो भी आप कलेक्ट कर लोगे अलॉन्ग विद द कोई भी आपको रेगुलर इंफॉर्मेशन जो मेन है, जो कि अदर इंफॉर्मेशन भी कोई करना बेटा बहुत हेल्पफुल हो जाती है। अगर आपको कोई फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो बाय चांस आप लेने गए थे मेन इंफॉर्मेशन, उसके साथ में किसी ने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे दी, अब वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपकी फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन में काम आ गई। सो आपको अदर इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है जब आप पर्सनल इंटरव्यू करते हो, राइट। सो लिखो some additional information may also get collected along with the regular information which may prove to be helpful in future investigation. Done? Okay. और बहुत सारी मेरिट्स हो सकती हैं, पर्सनल की तो बहुत सारी हो सकती हैं, लाइक इकोनॉमिकल। यस, ये मेथड जो है कलेक्टिंग डाटा का, ये बहुत इकोनॉमिकल है, आप खुद जाके कलेक्ट करके आ गए, दैट्स इट। इन्वेस्टिगेशन की फील्ड भी लिमिटेड थी, एरिया भी छोटा था, राइट। सो लिखो इकोनॉमिकल। This method of collecting data is economical in case the field of investigation is limited. ये लिख देना, जो field of investigation है वो limited होनी चाहिए, right?
ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। 7th, ये सुटेबल होता है फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। आप जोन से मर्जी क्वेश्चंस पूछो, पर्सनल इंटरव्यू में तो आप जैसे मर्जी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, राइट। सो लिखा हमने सुटेबल फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ये जो मेथड है ये आपको अलाउ करता है, आप जोन से मर्जी चाहो क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जनरली, राइट। बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, अनक्लियर नहीं होने चाहिए, राइट। जो भी आपके क्वेश्चन हो क्लैरिफाई आप कर सकते हो। अगर आप एज अ इन्वेस्टिगेटर सामने बैठे हो तो आप अपने रिस्पोंडेंट को क्लैरिफाई कर सकते हो कि हम एक्चुअली आपसे ये जानना चाहते हैं। क्लियर? लिखिए, दिस मेथड अलाउज यूज ऑफ ऑल क्वेश्चंस। Open-ended questions can also be used. Any ambiguity in a question can be clarified by the investigator, right? Open-ended questions can also be used, and any ambiguity in a questions can be clarified by the investigator. कोई भी अगर unclarity होती है क्वेश्चन में तो इन्वेस्टिगेटर उसको क्लैरिफाई कर देगा। क्लियर? चलिए, सो ये 7 मेरिट्स हुई। अब हम थोड़ी डीमेरिट्स भी देख लेते हैं। हेडिंग डालिए, डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट डिमेरिट आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकती है? सबसे पहले जो इसकी सुटेबिलिटी में देखो कि ये सर लिमिटेड एरिया में आता है, आप वहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट में हम डिमेरिट में क्या डाल रहे हैं? नॉट सुटेबल फॉर वाइड एरियाज। अगर हमें लार्ज एरियाज की करनी है तो हम घर घर जाके नहीं कर सकते, राइट? डेफिनेटली। सो लिखिए इसके अंदर, दिस मेथड इज नॉट सुटेबल व्हेन द एरिया ऑफ कवरेज इज कंसिडरेबली वाइड, राइट? और व्हेन मेनी रिस्पोंडेंट्स आर टू बी कंडक्टेड। जब आपको बहुत सारे रिस्पोंडेंट से बात करनी है तो ये टफ हो जाएगा आपका पर्सनल इंटरव्यू होना। क्लियर? सेकंड, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। सर अभी तो आपने इकोनॉमिकल बताया था मेरिट में, अब आप एक्सपेंसिव भी बता रहे हो। मैंने क्या बताया? इकोनॉमिकल कब? जब फील्ड इन्वेस्टिगेशन की लिमिटेड हो, इसलिए मैंने वहां कंडीशन लिखवा दी थी। अगर यही इन्वेस्टिगेशन की फील्ड बड़ी होगी तो टाइम तो जाएगा ही जाएगा, पैसा भी ज्यादा लगेगा, डेफिनेटली, राइट? लिखिए, दिस मेथड इज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग पर्टिकुलरली व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। जब इन्वेस्टिगेशन की फील्ड लार्ज होगी, बड़ी होगी, डेफिनेटली ज्यादा पैसा और टाइम लगने वाला है। ओके, थर्ड क्या हो सकता है? पर्सनल प्रेजुडाइस। प्रेजुडाइस, यस, बायसनेस, प्रेजुडाइस अगर हुई तो इन्वेस्टिगेटर कैन अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ डाटा टू द लार्ज एक्सटेंट। मतलब ऐसा भी हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग रिस्पोंडेंट्स। आप रिस्पोंडेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आप गए, आपने कहा कि मेरे को तो डाटा ऐसा चाहिए, आपने को इन्फ्लुएंस कर दिया और उसने उसको डाटा वैसा दे दिया। बिकॉज कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, जो आपने इन्वेस्टिगेटर्स सेलेक्ट किए हैं, आपके इन्वेस्टिगेटर्स ने जो बीच में कंपटीशन हो गया, सो वो क्या कर रहे हैं? वो डाटा की एक्यूरेसी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। बहुत बार होता है ऐसा, राइट? तो पर्सनल प्रेजुडाइस भी हो सकता है। अगर उनका कोई पर्सनल मोटिव आ गया बीच में इन्वेस्टिगेटर्स का, तो वो डाटा के साथ एक्यूरेसी के साथ छेड़ सकते हैं, वो रिस्पोंडेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, डेफिनेटली फॉर द ऑन बेनिफिट्स, राइट? चलिए आगे चलते हैं। लिखिए इसमें, द बायस और प्रेजुडाइस of investigators can affect the accuracy of data to a large extent. There is a possibility of influencing respondents. Possibility हो सकती है कि वो respondents को influence कर सकते हैं। Next लिखिए fourth, that is trained personnel. देखिए, जो पूरी सक्सेस है मेथड की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेटर के ऊपर, बिकॉज वो फील्ड पे उतरा हुआ है। सो जो इंटरव्यूअर्स हैं उनको आपको प्रॉपर ट्रेंड करना जरूरी है। पहले तो आपको उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दो कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस पूछना है, कितना आपको पोलाइट होना है, कैसे आप ऑब्जर्व करोगे रिस्पोंडेंट्स को, कैसे आप बायस नहीं हो सकते, अनबायस्ड आपको रहना है, राइट? अदरवाइज दे मे नॉट बी एबल टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, अदरवाइज वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? चलिए लिखिए, क्या लिख रहे हैं हम इसके अंदर? ट्रेंड पर्सनल। लिखिए, the entire success of this method depends upon the investigator, right? So the interviewers must be thoroughly trained and unbiased, right? Otherwise they may not be able to collect the information.
अगर बायसनेस हुई, ट्रेंड नहीं हुए, तो फिर वो इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे। चलिए, ओके, सो समझ में आ गई आपको ये चीजें, ये हो गई इनकी डिसएडवांटेजेस। ओके, अच्छा, तो सर कुछ प्रिकॉशंस भी होती हैं। यस, डेफिनेटली होती हैं। जब आप कुछ पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। वो क्या क्या होती हैं? इन्वेस्टिगेशन को एक तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसको सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए, और टेम्परामेंट अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाइपर हो गए एकदम से, किसी ने कुछ कह दिया हल्का सा, अरे सर मैं नहीं देना चाहता जवाब, समझ में नहीं आता, वहीं पर ही गुस्सा आ गया, थप्पड़ मारा है रिस्पोंडेंट को। टेम्परामेंट, सुनने की सहन शक्ति, अगर बाई चांस कोई मना कर देता है तो दिल पे लेने वाली बात नहीं है, राइट। और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेटर को बिल्कुल फैमिलियर होना चाहिए कल्चर के साथ, जो वहाँ पे ट्रेडिशन चल रहा है, कल्चर चल रहा है, जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उस एरिया के अंदर, उससे उसको फैमिलियर होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये नहीं कि वो कहे कि मैं तो यार पंजाबियों मुसलमानों के एरिया में मेरे को भेज दिया है, मैं तो नहीं जा रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। कल्चर से उसके बारे में सब पता होना चाहिए, राइट। और क्या हो सकता है, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चंस, मतलब आप जाते ही आप वो पूछो जो आपको चाहिए, सिंपल एंड क्लियर क्वेश्चंस, अनक्लियरिटी नहीं, घुमा घुमा के नहीं पूछना। अगर आपको इन्फॉर्मेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, रिस्पोंडेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप डायरेक्ट पूछो ना। इवन जो जितने भी लोग होते हैं, मेरे स्टाफ में भी जितने होते हैं, अगर मैं उनसे कहता हूँ आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मन की बात है, आप डायरेक्ट आके मुझसे बात करो। आपस में गुपचुप करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली, राइट। सो इससे क्या होगा, बायसनेस नहीं होगी, कोई पर्सनल बायसनेस नहीं होगी, तो इन्वेस्टिगेटर कोई पर्सनल बायसनेस करेगा ही नहीं। चलिए, तो ये मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस भी लिखवा देता हूं, लिखिए। प्रिकॉशंस फॉर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट क्या लिख रहे हैं हम, इन्वेस्टिगेटर शुड बी वेल वर्स्ड विद द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एंड शुड हैव गुड टेम्परामेंट। उसको सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए और टेम्परामेंट अच्छा होना चाहिए, ओके। और सेकंड क्या लिख रहे हैं, इन्वेस्टिगेटर शुड बी फेमिलियर विद द culture, tradition and the language of the concerned area. Clear? Third, investigators should ask straight, simple and unambiguous questions from the informant, or you can say respondents. Okay? Okay, so fourth, last, no personal bias should be used by the investigator. Biasness नहीं करनी यार, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। सो फर्स्ट मेथड अच्छे से क्लियर है, क्या उसके सुटेबिलिटी है, क्या वो मेथड है, क्या उसके मेरिट डिमेरिट्स हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं। अब ऐसे ही हम बाकी मेथड्स को भी कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट 2 हेडिंग डालिए, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ओके, सो इस मेथड में क्या होता है, यहां पे इन्वेस्टिगेटर को थर्ड पार्टी की तरफ अप्रोच करना पड़ता है, राइट। जो थर्ड पार्टी है डेफिनेटली उसके पास इंफॉर्मेशन होगी अबाउट द सब्जेक्ट जो आपको इंक्वायर करना है, राइट। सो ये मेथड जो है ये तब यूज किया जाता है जब इन्वेस्टिगेशन का एरिया बहुत बड़ा है, आप नहीं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते, या फिर जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा मतलब इंफॉर्मेशन देना ही नहीं चाहते, आर वेरी रिलक्टेंट टू द पार्ट विद द इंफॉर्मेशन ड्यू टू वेरियस रीजंस। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से वो शेयर नहीं करना चाहते, बट किसी को तो पता होगा इंफॉर्मेशन के बारे में, तो हम उस थर्ड पार्टी को कांटेक्ट करेंगे। लाइक यार ब्रदर तेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो लेना है बता दे, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, इंक्वायरी करनी है। एक तो पहली बड़ी बात, बहुत बड़ा एरिया बन रहा है, और सेकंड जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करना चाहते हैं, वो इंफॉर्मेशन देना ही नहीं चाहते, पता नहीं क्या रीजंस हैं उनके अपने आप में, राइट। सो इन्वेस्टिगेटर क्या होता है, वो एक छोटी सी लिस्ट बनाता है क्वेश्चंस की, जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, और उस क्वेश्चंस को वो अलग अलग लोगों से पूछता है और उनके आंसर्स को रिकॉर्ड कर लेता है। अब ये जो पर्सन्स हैं जिनसे ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो एज अ विटनेस बन जाते हैं, बिकॉज कुछ लिमिटेड लोगों से हमने क्या किया, क्वेश्चन रेज करी और उनको रिकॉर्ड कर लिया, अब वो क्या बन गए, विटनेस। ओके, सो जो ये टाइप की इंक्वायरी है ये कौन करती है नॉर्मली, ये पुलिस करती है, ये पुलिस डिपार्टमेंट का काम होता है, या फिर कोई इंक्वायरी कमेटी होती है जो कि गवर्नमेंट ने अपॉइंट की होती है, वो प्रॉपर्ली लोगों को बिठाते हैं, बुलाते हैं, चलो स्टार्ट हो जाओ। Amazon प्राइम पे भी ऐसे कुछ शोज थे, आपने देखे होंगे, जहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई रिगार्डिंग कोई पुलिस अफसर है किसी कमांड पे, वो कुछ ऐसे एक्शंस कर रहा है जो कि इलीगल है, राइट, आउट ऑफ द लॉ जा रहे हैं, बट वो कर रहा है, तो उनके अंडर जितने भी लोग काम कर रहे हैं
उन सबको बुला बुला के इंक्वायरी की जा रही है कि आप जरा बताइए कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो लॉ के अगेंस्ट जाके किया जा रहा है। ठीक है, क्राइम मिटाना है, क्राइम को रोकना है, बट ऐसा तो नहीं कि हम खुद ही कोई लॉ को तोड़ रहे हैं, कानून की तौहीन कर रहे हैं, राइट। सो एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। सो कुछ लोगों को क्या कर लिया जाता है, बुला लिया जाता है, उनसे एक क्वेश्चनरीज जो होती हैं वो पूछी जाती है और उसको एज अ विटनेस रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ओके ओके, सो और क्या एग्जांपल हो सकता है इसके अलावा? लेट्स सपोज मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को स्टडी करना चाहता हूं कॉलेज के लिए जो स्मोक करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कितने बच्चे हैं कॉलेज के अंदर जो स्मोक करते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन तो कर नहीं सकते। अब मैं जाके पूछूं भाई तू पीता है बीड़ी शीड़ी, कहेगा सर क्या पूछ रहे हो आप, तो यही बोलेगा। सीधा दूसरे से पूछा, हाँ जी कुछ है, नहीं, तो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती, राइट, बिकॉज उससे हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी एज द रिगार्डिंग देयर स्मोकिंग हैबिट। वो बताएंगे नहीं, कोई नहीं बताता नॉर्मली, राइट। सो अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो इन्वेस्टिगेटर को किससे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा? उन पर्सन से जो कि उनके क्लोज हैं। लेट्स सपोज मैंने क्या किया, मैंने उनके फ्रेंड्स जो हैं उनको ले लिया, उनके जो लेक्चरर्स हैं उनको ले लिया, उनके नेबर्स में जाके पूछा, उनके रिलेटिव से जाके पूछा, या नॉर्मली मैंने उन पर्सन से जाके पूछा जिनको उनके बारे में पता था, राइट, उन स्टूडेंट्स के बारे में पता था। तो उससे जाके मुझे क्या मिली, इंफॉर्मेशन मिली, और एज अ विटनेस मैंने उसको क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। और जब उनको बुलाया कि हाँ जी सिगरेट पीते हो आप, उन्होंने कहा सर नो, और वो विटनेस सुना दिया, ये क्या है, यू आर आउट ऑफ द कॉलेज नो, राइट, रिजाइन। ओके, सो सुटेबिलिटी क्या क्या हो सकती है इस मेथड की, वो भी हम बाद में देखेंगे। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं क्या ये मेथड है और एग्जांपल जो भी हमने बताए। ओके, लिखिए, अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अप्रोच थर्ड पार्टीज हु आर इन द पोजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द इंक्वायरी। जो भी इंक्वायरी का सब्जेक्ट है उसके बारे में उसको पता होगा। ओके, सो ये जो मेथड यूज किया जा रहा है, मैंने क्या बताया, जहां पे एरिया बड़ा लिखिए वो भी। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज, इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज, और द रिस्पोंडेंट्स आर रिलक्टेंट टू पार्ट विद द इंफॉर्मेशन ड्यू टू वेरियस रीजंस। अपने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से रिस्पोंडेंट खुद ब खुद इंफॉर्मेशन शेयर करना नहीं चाहता। लाइक जो मैंने एग्जांपल दिया आपको स्मोक का, बच्चे नहीं बताएंगे कि हाँ हम कॉलेज प्रेमिसेस में स्मोक करते हैं या नहीं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओके, जो इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, मैंने क्या बताया, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाएगा। ओके, लिखिए, द इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर्स अ स्मॉल लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द इन्वेस्टिगेशन एंड दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम different persons and their answers are recorded, right? Okay, so और क्या लिख सकते हैं इसमें, लिखिए, the persons to whom these questions are put are known as witness। वो witness कहलाएंगे जिनसे हमने questions पूछे होंगे। एंड जनरली कौन कंडक्ट करते हैं इंक्वायरी, मैंने आपको बताया, लिखिए, दिस टाइप ऑफ इंक्वायरी इज यूजली कंडक्टेड बाय द पुलिस डिपार्टमेंट एंड द इंक्वायरी कमिटीज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, सो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, वही स्मोक वाला लिखवा देता हूं आपको, लिखिए, सपोज वी वांट टू स्टडी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज हु स्मोक। फॉर दिस पर्पस पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी सक्सेसफुल एज स्टूडेंट्स में नॉट प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन एज रिगार्ड्स देयर स्मोकिंग हैबिट। स्मोकिंग हैबिट के रिगार्डिंग वो नहीं बताएंगे करेक्ट इंफॉर्मेशन। ओके, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, to get the information the investigator has to contact the persons who are close to respondents like friends, lecturers, neighbors, relatives, या फिर or the persons who know the information। हम उसके पास चले जाएंगे। क्लियर, एग्जाम्पल समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट देखते हैं सुटेबिलिटी। इस मेथड की क्या क्या सुटेबिलिटी हो सकती है, हेडिंग डालिए सुटेबिलिटी ऑफ द मेथड। ओके, सो कहां पर जाओगे आप, सबसे पहले जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अब आप खुद ब खुद बता सकते हो। जब जो कंसर्न्ड इंफॉर्मेंट है वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, क्यों, इग्नोर कर रहा है, या फिर वो रेडी नहीं है, प्रिपेयर्ड नहीं है उस इंफॉर्मेशन को देने के लिए, डेफिनेटली राइट। लिखिए, व्हेन कंसर्न्ड इंफॉर्मेंट्स आर
अनेबल टू गिव इंफॉर्मेशन ड्यू टू देयर इग्नोरेंस, वो इग्नोर करके चले गए, और दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू पार्ट विद द इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते हैं, राइट। चलिए, और क्या हो सकता है, कहां लग सकता है, जहां पे इन्वेस्टिगेशन का एरिया लार्ज हो, राइट, वेरी गुड। लिखिए व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज, और बताओ बच्चों, जहां पे आपको सीक्रेट इंफॉर्मेशन लिखिए, व्हेन सीक्रेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इंफॉर्मेंट हैज टू बी गैदर्ड। और क्या हो सकता है फोर्थ, इसके अलावा और कोई हो सकता है, तीन हो गए। एक क्लास लिखते हैं, जब जो प्रॉब्लम है इन्वेस्टिगेशन की वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, मतलब आपको एक्सपर्ट्स की ओपिनियन की जरूरत है, आप सीधा जाके इन्फॉर्मेंट से इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है इन्वेस्टिगेशन जो आप कर रहे हो, तो आपको एक्सपर्ट्स की ओपिनियन चाहिए, तो भी आप लिख सकते हैं, वो भी लिख लो, व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज कॉम्प्लेक्स एंड नीड्स एक्सपर्ट्स ओपिनियन, राइट। सो ये चार सुटेबिलिटी जहां रहेगी तो आप इन्वेस्टिगेशन ओरल पे जाओगे, राइट, ये वाला मेथड आप चूज करोगे। ओके, सो अब इसकी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स भी होंगी डेफिनेटली, वो भी पढ़ लेते हैं। हेडिंग डालिए, मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की क्या क्या मेरिट्स हो सकती हैं, बताओ फटाफट। मेरिट्स में क्या क्या फायदे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वाइड कवरेज, राइट। सबसे पहले ये मेथड क्या होगा, जहां पे इन्वेस्टिगेशन आपको करनी है, एरिया बड़ा है, बेस्ट है। सेकंड, इकोनॉमिकल, राइट, टाइम भी बचाएगा, मनी भी बचाएगा, मैन पावर भी बचाएगा, आपको ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है जाओ पता कर लो। थर्ड, फ्री फ्रॉम बायसनेस, ये मेथड डेफिनेटली फ्री है उन पर्सनल प्रेजुडाइज से, बिकॉज आप इंफॉर्मेंट के पास तो जा ही नहीं रहे, इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की जा रही है वो किससे की जा रही है, उन पर्सन से जो कि उस सिचुएशन से बिल्कुल अवेयर हैं, जागरूक हैं, राइट। और फोर्थ, इसके अंदर एक और थी, दैट इज एक्सपर्ट ओपिनियन, जो मैंने सुटेबिलिटी में लास्ट में लिखवाया था आपको। इन्वेस्टिगेटर जो है अगर उसको ओपिनियन चाहिए एक्सपर्ट्स का, वो भी उसको यहां पर मिल जाएगा। क्लियर? चलिए तो लिखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट लिखिए वाइड कवरेज। दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। सेकंड, इकोनॉमिकल, it is economical in terms of time, money and manpower. Third, free from bias. This method is relatively free from personal prejudice as the information is collected from the persons who are well aware of the situation. Okay, right? And last, for expert opinion, fourth. Under this method, an investigator can seek opinion of the experts. उसको experts की opinion भी मिल सकती है। Done with the four merits. Okay. अब आते हैं demerits पे। Heading डालिए, demerits of indirect oral investigation. Okay, so क्या क्या हो सकती है? सबसे पहले तो आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है वो इनडायरेक्ट है, सो जो रिजल्ट्स हैं उसमें एरर हो सकती है, राइट। ओके, सो फर्स्ट हो गया आपका इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। लिखिए, the results can be erroneous, the results can be erroneous, मतलब error हो सकती है, because information is obtained from other persons not directly connected, जिनके रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो वो डायरेक्टली उससे कनेक्टेड नहीं है, आप अदर पर्सन से ले रहे हो। ओके, सो एरर होगी तो मतलब एक्यूरेसी में कमी है, तो सेकंड पॉइंट आप यही सेम ऐसे ही बना सकते हो, लैक ऑफ एक्यूरेसी लिखा, बिकॉज जब आप कंपेयर करोगे डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन से, जो डिग्री है एक्यूरेसी की वो कम हो जाएगी। जो आपका फर्स्ट मेथड है उसमें एक्यूरेसी ज्यादा है, इसमें डिग्री कम है एक्यूरेसी की, राइट। लिखिए, एज कंपेयर्ड विद द डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द डाटा इज लाइकली टू बी लोअर, राइट। ओके, और क्या हो सकती है डिमेरिट? पार्शियलिटी हो सकती है, जो विटनेस है उनके बीच में पार्शियलिटी हो सकती है, बिकॉज जो पर्संस हैं जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं वो प्रेजुडाइज हो सकते हैं, वो बायस्ड हो सकते हैं। अगर किसी फ्रेंड को आपने बुलाया इंफॉर्मेशन लेने के लिए या किसी रिलेटिव को बुलाया, वो तो उसकी साइड लेगा, वो प्रेजुडाइज हो जाएगा, वो कहेगा मैं नहीं सर नहीं करता स्मोक, जबकि वो दिन रात लगा रहता हो, राइट। सो यहां पे प्रेजुडाइज हो सकता है कौन? जो कि पर्सन, जो थर्ड पार्टी है जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। तो पार्शियलिटी ऑफ विटनेस ही क्या कर सकता है? प्रेजुडाइज हो सकता है। लिखिए, द पर्सन्स प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन मे बी प्रेजुडाइज्ड और बायस्ड। ओके, उसके अलावा और क्या डिमेरिट्स हो सकती हैं? इंफॉर्मेंट जो हैं उनका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होता, इंफॉर्मेंट्स तो है ही नहीं ना यहाँ पे। सो लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंफॉर्मेंट्स, बिकॉज जो इंटरेस्ट ऑफ पर्संस हैं जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल भी रेडी नहीं हो सकते, वो कहेंगे सर हमारे पास टाइम नहीं है, जाइए आप, राइट। सो जो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है
वो क्लियर नहीं हो सकती और आप उसके ऊपर रिलाई भी नहीं कर सकते। ओके, तो लिखिए इसके अंदर, सिंस द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन इज नॉट एट द सेक, बिकॉज उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, तो उसके स्टेक पर तो है ही नहीं, तो वो क्या कहेगा, हाँ हाँ ठीक है करता होगा, वो सीधा बोल दिया अरे नहीं करता चलो जाओ अब आगे, उन्होंने फटाफट निपटाने वाला काम कर दिया, बिकॉज उसको कहते हैं मेरे से तो लेना देना है नहीं, जिसके बारे में पूछे मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। ठीक है, सो जो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन होगी लिखो, द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन इज ऑफन अनक्लियर एंड अनरिलायबल। ओके, चलिए आगे चलिए, और क्या हो सकता है, यूनिफॉर्मिटी की कमी हो सकती है, जब ऐसा होगा तो डेफिनेटली यूनिफॉर्मिटी की कमी होगी। रिलेटिव से पूछा तो उसने कह दिया नहीं करता, जब नेबर से पूछा कहता सर हमें दिखता है दूसरी गली में खड़ा होता है, आराम से पी रहा होता है बैठ के, सो यूनिफॉर्मिटी की कमी है डेफिनेटली। जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे अलग अलग लोगों से तो वो सेम नहीं हो सकते, होमोजीनियस नहीं हो सकते अगर आप कंपेयर करोगे उनको आपस में। तो लिखिए आपस में यहां पर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पर्संस मे नॉट बी होमोजीनियस एंड कंपेरेबल, आप कंपेयर नहीं कर सकते। ओके डन, सो बहुत है, आई थिंक 5 आपकी डीमेरिट्स यहाँ पे। सो यहाँ पे अब क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है अगर आप इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन ले रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रिकॉशन हो सकती है, जो नंबर ऑफ द विटनेस हैं वो थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए ताकि आप रिलाई कर सको डाटा पे, जो कि ज़्यादा लोग डाटा सेम दे रहे होंगे, होमोजीनियस होगा तो आप उसकी तरफ प्रेफर करोगे, बिकॉज सारा तो होमोजीनियस होने से रहा। तो विटनेस जो है वो थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए अगर रिलायबल रहना है आपने तो। सेकेंड, उन्हीं विटनेस को आपको सेलेक्ट करना है जो कि सफिशिएंट नॉलेज रखते हैं अबाउट द इन्वेस्टिगेशन सब्जेक्ट, राइट, जो भी आपका सब्जेक्ट है उनके रिगार्डिंग जिनके पास सफिशिएंट नॉलेज है उन्हीं की आप लिस्ट बनाओ, उन्हीं विटनेस को आप रखो, सेलेक्ट करो। और क्या हो सकती है, इन्वेस्टिगेटर को जो है ना ही ऐसा ना हो कि वो कहे यार मैं तो बिलीव ही नहीं कर रहा, कंप्लीटली उसको बिलीव करना जरूरी है जो भी इंफॉर्मेशन विटनेस दे रहा है, बिकॉज मन में आता है यार ये तो रिश्तेदार है या फिर इसका जानने वाला है, शायद ये गलत दे। सो मन में से वो विश्वास को बनाए रखना है, वो हटाना नहीं है कि हाँ मैं नहीं मान रहा, बिलीव करना है। ठीक है, और एफर्ट्स जो है आपको जरूर लगाने हैं क्रॉस चेक करने के लिए ताकि एक्यूरेसी पता लग सके उसकी। ठीक है, और क्या हो सकता है इसके साथ, जो इंटरव्यूअर्स हैं ये ध्यान रखना, जो इंटरव्यूअर्स हैं वो सब्जेक्टिव नहीं होने चाहिए अपने अप्रोच में, राइट, और जो विटनेस हैं वो प्रिजुडाइज नहीं होने चाहिए, राइट, इन फेवर ऑफ, या तो फेवर में जाए या अगेंस्ट में, ऐसा भी नहीं चाहिए। कई बार ऐसे भी होते हैं कि लड़ाई झगड़ी हुई है तो मैं तो भाई इसके खिलाफ बोलूंगा जितना हो सकता है, तो प्रिजुडाइज नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हाँ भाई यार जिगरी यार है तो मैं फेवर में बोल दूं, चाहे फेवर में हो चाहे अगेंस्ट, प्रिजुडाइज होने की जरूरत नहीं है। जो सच्चाई है, ट्रुथ है, अल्टीमेटली जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं किस लिए करते हैं, सच्चाई को फाइंड आउट करने के लिए। सो जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू है, जो एक्चुअल में ट्रुथ है, वही आपको कलेक्ट करना है, सब्जेक्टिव नहीं होना अप्रोच में। ओके, सो वन बाय वन हम लिख लेते हैं पांचों जो मैंने आपको पढ़ाई है। लिखिए, फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट क्या बताई थी मैंने आपको, द नंबर ऑफ द विटनेस शुड बी फेयरली लार्ज, राइट, जो विटनेस है वो बड़े होने चाहिए। सेकंड, ओनली दोज विटनेस शुड बी सेलेक्टेड हु पोजेस सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द प्रपोज्ड इन्वेस्टिगेशन, जो भी आप इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, थर्ड, द इन्वेस्टिगेटर शुड नीदर डिसबिलीव नॉर कंप्लीटली बिलीव, ऐसा ना हो कि विश्वास ही नहीं है, और ऐसा भी ना हो तो भाई पूरा का पूरा विश्वास है, जो आपने कहा सत्य, राइट, पत्थर की लकीर बन गई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो डिसबिलीव और कंप्लीटली बिलीव द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द विटनेस। ओके, फोर्थ लिखिए, एफर्ट शुड बी मेड टू मेक द क्रॉस चेक सिस्टम टू असर्टेन द एक्यूरेसी, अगर आपको एक्यूरेसी चेक करनी है क्रॉस चेक सिस्टम करना जरूरी है, एफर्ट्स लगाओ। लास्ट, इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट इंटरव्यूअर्स आर नॉट सब्जेक्टिव इन देयर अप्रोच, सब्जेक्टिव नहीं होने चाहिए, और जो विटनेस एंड द विटनेसेस आर नॉट प्रिजुडाइजल इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू उसके ना फेवर में जाना है ना उसके अगेंस्ट में जाना है, प्रिजुडाइज नहीं होना। क्लियर? ओके, सो समझ में आ गया आपको, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन भी और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। चलिए थर्ड मेथड की तरफ जंप करते हैं। सो कॉन्सेप्ट 3, थर्ड मेथड क्या है आपका, इंफॉर्मेशन फ्रॉम
कॉरेस्पॉन्डेंट्स। अब सर ये कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्या होता है? देखिए ये जो मेथड होता है, इस मेथड में क्या होता है, हम लोकल एजेंट्स को बुलाते हैं। लोकल एजेंट्स का ही दूसरा नाम क्या है? कॉरेस्पॉन्डेंट्स। मतलब हमने इंफॉर्मेशन जो हम ले रहे हैं, हम उन एजेंट्स के थ्रू ले रहे हैं जो हमने अपॉइंट किए हैं। हमने खुद पर्सनली उनको ट्रेंड किया है अपॉइंट करने के बाद कि कैसे आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है रिस्पॉन्डेंट से, राइट। सो ये जो मेथड हुआ, ये क्या हुआ? प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का हो गया, राइट, बिकॉज हमने खुद उनको ट्रेन किया, जाके आप कलेक्ट करिए। सो ये तभी यूज करना है व्हेन इंफॉर्मेशन एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज टू बी कलेक्टेड। मतलब हर थोड़े टाइम बाद आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत है अलग अलग जगह से। जब आपको अलग अलग जगह से हर रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम पर आपको जब इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ये मेथड यूज करोगे, राइट। और जितने भी एजेंट्स होते हैं, मैं वर्ड यूज करूं कॉरेस्पॉन्डेंट्स, राइट। सो ये रेगुलरली क्या करते हैं? डाटा को कलेक्ट करते हैं अपने एरिया में। इनका एरिया एक डिफाइंड होता है, हमने अलग अलग एजेंट्स रखे होते हैं अलग अलग एरिया में, तो उनको उसी एरिया में जाके क्या करना है? डाटा को रेगुलरली कलेक्ट करना है और सेम डाटा उसको इन्वेस्टिगेटर को भी सेंड करना है टाइमली। ओके, सो ये जो मेथड है ये कब कौन अडॉप्ट करते हैं? ये न्यूज़पेपर्स वाले करते हैं नॉर्मली, जिनको एक एरिया डिफाइन कर दिया जाता है कि हाँ यहाँ की न्यूज़ आपने हमें लाके देनी है, राइट। और जो भी पीरियोडिकल्स होते हैं, जो पीरियड के टाइम पे मैगजीन्स वगैरह निकालते हैं, या फिर मैं बात करूँ जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होते हैं, बिजनेस से रिलेटेड होती हैं इंफॉर्मेशन, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, प्राइसेस से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल से रिलेटेड जो मैगजीन्स वगैरह निकलती हैं, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन निकलती हैं, वो सारी चीज़ें चाहिए, राइट। दैट्स कॉल्ड पीरियोडिकल्स। सो पीरियोडिकल्स में सारी इन्फॉर्मेशन होती है इनके रिगार्डिंग। तो अगर वो रेगुलर नहीं मिलेगी, बिकॉज अप डाउन आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं इनमें, तो हमने यहाँ पे एजेंट्स अपॉइंट कर दिए जाते हैं पर्टिकुलरली कि आपको इसके रिगार्डिंग, इंडस्ट्री के रिगार्डिंग आपको हमें इन्फॉर्मेशन देनी है। आप ये इस एजेंट हो, आपको इस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन देनी है। क्लियर? एग्जाम्पल इंडस्ट्री का ले लेते हैं। सपोज मान के चलो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, राइट। एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो कि इंटरेस्टेड किस में है? इन द डिमांड फोरकास्ट ऑफ वैरायटी ऑफ क्लोथ्स। मतलब वो फोरकास्ट कर रही है कि हाँ आने वाले टाइम पे ये क्लोथ्स क्या कर सकते हैं, वैरायटी, इसका फैशन आ सकता है। अब कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ की। पूछ रहे सर आप क्या क्या क्लोथ्स बना सकते हो अलग अलग, और क्या क्या क्वांटिटी आपसे परचेज की जाती है। फैमिलीज आती हैं जो आपसे कितनी क्वांटिटीज लेके जाती हैं, कितनी क्वांटिटी आप सोल्ड करते हो शॉप्स वगैरह को, शॉपकीपर्स को, जो रेप्यूटेड शॉप्स हैं, हर महीने पूरा। तो ये जो डाटा होगा जो मैं पूछूंगा जाके एज अ एजेंट, या फिर मैं कहूँ एज अ कॉरेस्पॉन्डेंट, तो ये जो डाटा फिर जो मैं भेजूंगा वो किसको भेजूंगा? इन्वेस्टिगेटर को भेजूंगा। क्लियर? चलिए समझ में आ गया आपको अच्छे से मेथड। लिखिए इसमें क्या लिख रहे हैं। अंडर दिस मेथड local agents or correspondents are appointed and trained to collect the information from the respondents. Done? और क्या क्या लिख सकते हैं? देखिए, this method of collecting primary data is used when information at regular intervals of time is to be collected from different places. Done? Okay, आगे और लिखिए। Agents और correspondents regularly collect the data in their jurisdiction, जो भी उनका jurisdiction होगा, एरिया होगा, and send them to the investigator. आप उसको investigator को send कर दो। लिख लिया? Okay. और कैसे लिख सकते हैं? लिखिए, this method is often adopted by newspapers and periodicals for information about politics, business, prices, agriculture, और क्या लिख सकते हैं? एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट, स्टॉक मार्केट, एसेट्रा, राइट। डन? चलिए एग्जांपल के लिए वही इंडस्ट्रियल लिख लेते हैं। सपोज अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज इंटरेस्टेड इन द डिमांड फॉरकास्ट ऑफ वैरायटी ऑफ क्लोथ्स। अलग अलग क्लोथ्स को लेकर उसको डिमांड को फोरकास्ट करना है, कितने लोग डिमांड करेंगे उस क्लोथ्स की। ओके, सो आगे लिखिए, द कॉरेस्पॉन्डेंट्स आर आस्क्ड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स एंड द क्वांटिटी परचेज by some selected families or quantity sold in some reputed shops every month, right? And these data are sent to the investigator. Okay, समझ में आ गया मेथड की एक्सप्लेनेशन। चलिए अब वही अगेन सुटेबिलिटी, मैरिट्स, डिमेरिट्स, प्रिकॉशंस देखते हैं। फर्स्ट हेडिंग डालिए सुटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड। ये मेथड कब लगाओगे? फर्स्ट नाम आया था जब रेगुलर और कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन चाहिए। लिखिए, when regular and continuous information is required. बेसिक बात हो गई। ओके, सेकंड, एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन, छोटा बड़ा, डेफिनेटली बड़ा।
देखिए व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज, जब बहुत बड़ा होगा एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके, थर्ड, जब आपको एक्यूरेसी कैसी चाहिए, लेस या हाई। डेफिनेटली आप खुद जाके नहीं पता कर रहे हो, आपने अपने एजेंट्स भेजे हुए हैं, तो इसका मतलब जो आपको हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं चाहिए, राइट। तो थर्ड लिखिए, व्हेन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, जब आपको ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इनफ आई थिंक ये 3 सुटेबिलिटी। मेरिट्स पे जंप करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मेरिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स। ओके, सबसे पहले मेरिट वाइड कवरेज, लिख लिए फटाफट। वाइड कवरेज, ये मेथड यूजफुल कब है, कहां है, उन सिचुएशंस पे जहां पे एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा है और आपको पीरियोडिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है अलग अलग जगह से, राइट। लिखिए, दिस मेथड इज यूजफुल in situations where the area of investigation is very large and periodic information is to be collected from distant places. Done? Okay. Economy है या नहीं है? Definitely है, क्योंकि आपने अपने agents फैला रखे हैं। So economy में लिखिए, it is very economical in terms of money and resources. Okay. Third, suitable for special purpose. क्या लिखवा रहा हूं? Suitable for स्पेशल पर्पस, बिकॉज ये जो मेथड है ये बेस्ट सुटेबल्स है जब भी आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है और जो आपका पर्पस है इन्वेस्टिगेशन का वो बहुत ही स्पेशल है, राइट। तो ये बेस्ट रहेगा, इसके लिए लाइन क्या लिखने की जरूरत है, ठीक है, सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पस। फोर्थ, कॉन्टिन्यूटी, बहुत ही यूजफुल है अगर आपको रेगुलर इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट। लिख लीजिए कॉन्टिन्यूटी के अंदर, इट इज वेरी यूजफुल फॉर कलेक्टिंग रेगुलर इंफॉर्मेशन, छोटे छोटे, ज्यादा बड़े नहीं। ओके, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं मेन हेडिंग आपको याद रखनी है, या कॉन्सेप्ट भी आपने अच्छे से समझ लिया ना, आप मेरिट, डीमेरिट, सुटेबिलिटी सब खुद बना लोगे। क्लियर? चलिए डीमेरिट्स पे जंप करते हैं। डीमेरिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स, क्या क्या डीमेरिट्स हो सकती हैं? फर्स्ट, क्या यूनिफॉर्मिटी होगी, किसी ने क्या इंफॉर्मेशन दी होगी, किसी ने क्या इंफॉर्मेशन दी होगी, अलग अलग एजेंट्स हैं, सो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। सो द इंफॉर्मेशन, लिखिए, द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय डिफरेंट कॉरेस्पॉन्डेंट्स ऑफन लैक्स होमोजेनिटी, हैंस नॉट कंपेरेबल। आप कंपेयर नहीं कर सकते, जब होमोजेनिटी नहीं है तो कंपेयर का मतलब ही नहीं बनता। कंपेयर करने के लिए डाटा का सेम होना जरूरी है। क्लियर? ओके, सेकंड लिखिए, इसके अंदर एक हो सकती है दैट इज डेंजर, यस, पार्शियलिटी हो सकती है, बिकॉज जो पर्सनल बायसनेस है कॉरेस्पॉन्डेंट का, एजेंट का, वो यहां पर आ सकता है रिपोर्ट के अंदर, राइट। अगर उसको किसी इंडस्ट्री से इंफॉर्मेशन निकालने को बोला और उसने उस इंडस्ट्री से जाके क्या कर ली, आपस में पर्सनल बातचीत कर ली, मैं आपके लिए रिगार्डिंग ये इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, जिससे आपकी इमेज को इफेक्ट पड़ सकता है, मैं वो इंफॉर्मेशन नहीं डालूंगा, राइट। न्यूज़पेपर में वो नहीं डलेगी, उसके बदले में आप मुझे कुछ अंडर द टेबल दे देना, राइट। सो यहां पर क्या आ गया, बायसनेस आ गई। किसकी आ गई पर्सनल बायसनेस? कॉरेस्पॉन्डेंट्स की, एजेंट्स की, राइट। सो एक्यूरेसी अफेक्ट कर गई। तो डेंजर और पार्शियलिटी में क्या लिख रहे हैं हम, लिखिए, द पर्सनल बायस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंट्स में एंटर द रिपोर्ट्स एंड टू दैट एक्सटेंट द एक्यूरेसी इज अफेक्टेड। उस लेवल तक उतनी एक्यूरेसी अफेक्ट कर जाएगी जितना वो बायसनेस होगा रिपोर्ट्स में। ओके, सो इसका मतलब थर्ड पॉइंट हम ये भी डाल सकते हैं, लैक ऑफ एक्यूरेसी, राइट, वो भी बहुत ज्यादा डिग्री में, राइट। सो थर्ड में हमने क्या लिखा, लैक ऑफ एक्यूरेसी ऑफ हाई डिग्री, बहुत ही ज्यादा डिग्री में एक्यूरेसी की कमी होगी। ये जो मेथड है, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड वेयर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड। जहां पे आपको ज्यादा हाई डिग्री एक्यूरेसी चाहिए वहां पे आप इस मेथड को यूज नहीं कर सकते। और सबसे पहली बात, ये टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम लग जाता है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में। सर आपने तो इकोनॉमिकल बताया था पीछे कि मेरिट्स में इकोनॉमिकल है, ये मनी और रिसोर्सेस, वहाँ पे टाइम नहीं लिखा था मैंने, ध्यान रखना, ठीक है। इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ मनी एंड रिसोर्सेस, नॉट टाइम। ये टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लग जाएगा आपको क्या करने में, डाटा को कलेक्ट करने में। तो लिखिए इसके अंदर, अ लॉट ऑफ टाइम इज कंज्यूम टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। वेट करोगे, हर एजेंट जा जाके पता कर रहा है, जब तक सब एजेंट से इंफॉर्मेशन मेरे पास पहुंच नहीं जाती तब तक मैं न्यूज़पेपर में छाप नहीं सकता, तब तक मैं कोई जजमेंट नहीं दे सकता, पीरियोडिक्स वगैरह नहीं डाल सकता, राइट। चलिए, सो ये होगी डीमेरिट्स आपकी 4। ओके, अब आते हैं कुछ प्रिकॉशंस पे। प्रिकॉशंस फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स, क्या क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हो? देखिए, सबसे पहले प्रिकॉशन आप क्या लोगे, जो आप कॉरेस्पॉन्डेंट को अपॉइंट कर रहे हो वो बिल्कुल ध्यान से देख के करना है, क्या वो उस जॉब के लिए कैपेबल हैं भी या नहीं है, राइट। सेकंड, कॉरेस्पॉन्डेंट्स कहीं प्रिजुडाइज तो नहीं है, बिकॉज सारा रोल उन्हीं का ही है, राइट। थर्ड, जो नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए और रीजनेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ भाई बहुत ही हाई पे हम उनको दे सकते हैं, बिकॉज बहुत जगह हमने उनको फैलाना है,
जगह जगह वो होने चाहिए हमारे लिए, तो ज़्यादा भी होने चाहिए और रीजनेबल प्राइस भी उनका सही होना चाहिए। इनके लिए वो लोग होते हैं जिनको वर्क फ्रॉम अपने एरिया करना होता है, जिनको काम नहीं मिल रहा होता, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको ये काम जनरली सौंप दिया जाता है, राइट, उनको ट्रेनिंग दे दी जाती है। सो जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं और जो या मैं कहूँ इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उनको कम से कम अपने ओपिनियन का यूज करना है। ये नहीं कि बस सर हमें तो लगता है ये होगा, भाई हमें क्या लगता है तुम्हें क्या लगता है वो नहीं मैटर करता, एक्चुअल में क्या है जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाओ, राइट। सो ये चीज जरूर ध्यान रखनी है, कॉरेस्पॉन्डेंट को अपने अपनी ओपिनियन नहीं देनी है। और कॉरेस्पॉन्डेंट्स को एजुकेट होना चाहिए वो थोड़ा सा, राइट, शुड बी एजुकेटेड एंड प्रॉब्लम से फैमिलियर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि हम किसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये 5 आपको प्रिकॉशंस लेनी है और सारी जो है वो किससे रिलेटेड है, कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट से, राइट, बिकॉज सारी चीजें उसी पर बेस्ड है। ओके, लिखिए। फर्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट शुड बी मेड विद फुल प्रिकॉशंस लेनी जरूरी है। सेकेंड, द कॉरेस्पॉन्डेंट शुड बी प्रेजुडाइज होना चाहिए। ओके, सो थर्ड, द नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स शुड बी फेयरली लार्ज एंड रीजनेबल, जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो फेयरली लार्ज और रीजनेबल होना चाहिए। फोर्थ, कॉरेस्पॉन्डेंट्स और इन्वेस्टिगेटर शुड मेक मिनिमम यूज ऑफ देयर ओन ओपिनियन, अपना खुद का ओपिनियन नहीं चाहिए हमें आपको, राइट। फिफ्थ, कॉरेस्पॉन्डेंट शुड बी एजुकेटेड एंड फैमिलियर विद द प्रॉब्लम। ओके, डन। सो ये 5 प्रिकॉशंस हो गई। तो ये 3 मेथड्स आपके इस क्लास में कवर हो चुके हैं। बाकी के जो मेथड्स हैं, जो 3 मेथड्स बचे, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, बाकी आप इनको स्टडी करके आना, कोई भी रिगार्डिंग आपको डाउट लगता है तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में कवर कर सकते हो, या फिर एक पर्टिकुलर हम क्वेरी क्लास भी लगा देंगे। थैंक यू सो मच।